हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर। इसमें दोस्तों आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये विलियम शेक्सपियर हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में, जैसे हमारा यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो, इनमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ये। यानी कि ऐसे समझो कि कम से कम मान के चलो, अगर हम यूपी टीजीटी की बात करें तो कम से कम ये 30% अपना लिटरेचर का पार्ट कवर करता है हमारा विलियम शेक्सपियर। तो हम विलियम शेक्सपियर के बारे में, जो महान विलियम शेक्सपियर हमारे राइटर या पोइट के रूप में जाने जाते हैं, इनके बारे में हम पूरी जानकारी डिटेल में देखेंगे। बेटा देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो है हमारे, ये एक बहुत ही ग्रेट पोइट, बहुत ही महान, एक मास्टर ऑफ मान सकते हैं इनके लिए। यानी कि इनके बारे में हम जानकारी देखते हैं। तो बेटा देखा जाए तो विलियम शेक्सपियर जो है, ये विलियम शेक्सपियर की बात करें अगर हम लोग बेटा, तो ये हमारे विलियम शेक्सपियर देखा जाए तो ये 1664, यानी विलियम शेक्सपियर 1664 से 1616 ईस्वी में, यानी 1616 ईस्वी के बीच में इन्होंने जितना भी इनका कार्यकाल रहा था, इसी में इन्होंने ऐसा समझो कमाल करके रख दिया, यानी कि कमाल मचा दिया। यानी हर क्षेत्र में इन्होंने, चाहे इनके प्ले की बात करें, चाहे इनकी पोएम की बात करें, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। ड्रामास की बात करें तो ये विलियम शेक्सपियर के बारे में बेटा देखा जाए तो इनके सबसे पहले हम बात करते हैं, इनके बर्थ की बात करें बेटा, तो विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल, कब 23 अप्रैल 1564 का 1564 को इनका जन्म हुआ था। यानी कि 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था बेटा, वो स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, ये है आपका एक शहर है स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। कहाँ? स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ है? ये रिवर्स नेम है। ये क्या नाम है आपका? ये जो स्टेटफोर्ड अपॉन एवन है, ये एक रिवर है, एक रिवर का नाम है, नदी का नाम है, जो एक हमारी कौन सी कंट्री है, जिस कंट्री का नाम है हमारा वारविकशायर। कौन सा है? वारविकशायर। ये वारविकशायर है, ये हमारी कंट्री है। इस कंट्री में एक रिवर है हमारी, कौन सी है? स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। इस नदी के किनारे, यानी कि ये जो शहर है, यहीं इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कहाँ? यानी कि स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में। बेटा इसके बाद देखा जाए तो इनका पहले जो इंग्लैंड में एक प्रथा होती है, चलती है, कि जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म के लगभग 3 दिन बाद, बच्चे के जन्म के 3 दिन बाद उसका नामकरण किया जाता है, जिसे हम बैप्टाइज्ड बोलते हैं, यानी बैप्टाइज करना बोलते हैं। तो यही शेक्सपियर के साथ हुआ था बेटा। इनके लिए 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज किया गया था। जब 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज किया गया था। और ये कहाँ किया गया था बेटा? ये किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च स्टेटफोर्ड में। ये एक होली ट्रिनिटी चर्च है, कहाँ है ये बेटा? स्टेटफोर्ड में है। यहीं इनको क्या किया गया था बेटा? बैप्टाइज किया गया था, इनका नामकरण किया गया था। इसके बाद देखा जाए तो ये वारविकशायर सराउंड बाई फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, यानी कि एक अर्डन की जो खाड़ी, यानी कि जंगल है, एक अर्डन का जंगल है, वहाँ ये वारविकशायर है। यानी कि उसी के अर्डन जो मतलब फॉरेस्ट जंगल के किनारे ये वारविक शहर बसा हुआ है, जहाँ कैस्टल ऑफ वारविक एंड कैस्टल ऑफ क्लोमैन, यानी कि ये जो है हमारा बात करते हैं कैस्टल ऑफ वारविक एंड कैस्टल ऑफ कैल्कोमैन फ्रॉम 3 साइड्स। यानी कि ये जो शहर है लगभग तीनों साइड से इससे ढका हुआ था। यानी कि ये है। हम बात करते हैं बेटा इनके पेरेंट्स की। अगर हम इनके पेरेंट्स की बात करें बेटा, तो देखो मेन जो चीज़ें हैं हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे। इससे इनके देखो ये अपने अगर बात करा जाए तो ये अपने जो बहन भाई थे, उन बहन भाइयों में ये तीसरे नंबर के थे बेटा। ये कौन से नंबर के थे? ये तीसरे नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? थर्ड, यानी कि थर्ड नंबर के थे। ये जो थे तीसरे नंबर के अपने बहन भाइयों में थे बेटा। इनके फादर की बात करें, इनके फादर का नाम था, वो था जॉन। फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। फादर का नाम क्या था बेटा? जॉन शेक्सपियर था। और वहीं इनकी माँ का नाम बताएं, माता की बात करें तो माता थी मैरी अर्डन। कौन थी? मैरी अर्डन। माता का नाम था इनकी मैरी अर्डन, जो एक ग्लोबर, यानी कि ओरिजिनली फ्रॉम सिटुएफाइड थे। यानी कि कहने का मतलब है इनकी फादर जो थे एक बहुत बड़े अच्छे ऑफिसों में भी काम कर चुके थे, और बिजनेस जो था
बिजनेस के दौर में बहुत ही ज़्यादा, यानी जो शेक्सपियर थे, शेक्सपियर के ऐसे समझो ब्लड में ही बिजनेस था। क्या था? ब्लड में ही बिजनेस था। कहने का मतलब इनके फादर वगैरह भी बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके थे, फादर ने भी किया था। और इनके फादर जो थे बहुत बड़े बड़े ऑफिस में भी काम कर चुके थे, क्लर्क का काम कर चुके थे, रह चुके थे। बात करें बेटा इसके बाद में हम लोग इनके एजुकेशन की बात करें तो इनको 7 वर्ष की उम्र में, कब? 7 वर्ष की उम्र में ही इनके लिए बेटा ग्रामर स्कूल ऑफ स्टैटफोर्ड, यानी कहाँ? ग्रामर स्कूल ऑफ स्टैटफोर्ड, यानी कि ग्रामर स्कूल था स्टैटफोर्ड में, वहाँ पर इनको भेज दिया गया। यानी कहाँ भेजा गया था? ग्रामर स्कूल जो था स्टैटफोर्ड में, वहीं इनको भेज दिया गया, जहाँ इन्होंने क्या सीखा था? स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक। क्या लिखा था? क्या सीखा था? स्मॉल लैटिन सीखा था और लेस ग्रीक सीखा था। यहीं से क्या किया था? वेयर इज पिकअप, यानी कि स्मॉल लैटिन एंड ग्रीक लेस ग्रीक, ये 2 भाषा इन्होंने यहाँ से सीखी थी। इसके बाद बेटा इनके स्पाउस की बात करें अगर हम लोग, तो स्पाउस में देखा जाए तो चिल्ड्रन बेटा बात क्या है कि इन्होंने 18 साल की उम्र में, कब? 18 साल की उम्र में 1582 में, कब? 1582 में इन्होंने एक लेडी थी 26 साल ओल्ड, यानी कि जिनकी उम्र थी 26 साल, जिनका नाम था एन हैथवे। क्या नाम था? एन हैथवे बेटा। इनका नाम जो था वो था एन हैथवे। ये एन हैथवे थी, इनसे इन्होंने शादी कर ली। कब? यानी कि ये 26 साल की थी, एन हैथवे कितने साल की थी? 26 साल की। लेकिन शेक्सपियर कितने साल के थे बेटा? मात्र 18 साल के। तो इसका मतलब है कि 8 साल बड़ी महिलाएं, जो 8 साल बड़ी महिला थी, उनसे इन्होंने शादी कर ली। जो शादी की डेट मिलती है, जो रजिस्टर्ड होता है, एक रजिस्टर होता है, उसमें रजिस्टर्ड डेट थी वो 1582, यानी कि जो सन थी वो 1582 थी। इसमें इन्होंने मतलब कि उसमें शादी की डेट मिलती है। तो इन्होंने 1582 में, आप शेक्सपियर जो थे 18 साल की उम्र के थे, तभी इन्होंने 26 साल की महिला से इन्होंने एक शादी कर ली। बेटा क्या हुआ? उनसे इनके 3 बच्चे हुए थे। कितने बच्चे हुए थे? 3 बच्चे हुए थे, जिसमें पहला बच्चा जो था बेटा 6 मंथ, यानी शादी के 6 महीने के बाद ही, आफ्टर 6 मंथ, शादी के 6 महीने बाद ही इनका एक बड़ा बच्चा हुआ, जिसका नाम था सुसन्ना। क्या नाम था बेटा? सुसन्ना नाम था। जो सुसन्ना शादी के लगभग, अब ये नहीं पता क्या कैसा था, लेकिन हाँ ये जो हमें मिलता है वो यही करेक्ट डाटा मिलता है कि लगभग शादी के 6 महीने बाद, कितनी? 6 महीने के बाद ही इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम था बेटा सुसन्ना था। इसके बाद लगभग शादी के कुछ ईयर के, यानी लगभग 2 ईयर के बाद 2 बच्चों और पैदा हुए, यानी एक ट्विंस, 2, यानी कि एक ट्विंस पैदा हुए। ट्विंस में बेटा 2 बच्चे जो थे, जिनमें एक बेटा था उनका ट्विंस में, एक था हैमनेट और दूसरा था जूडिथ। एक था बेटा इनका हैमनेट और एक था क्या था? एक जूडिथ था। यानी कि जब वो जो ट्विंस पैदा हुए थे उनमें एक हैमनेट था और एक कौन था बेटा? जूडिथ। यानी कि 2 बच्चे, यानी कि इनके बच्चे 2 पैदा हुए जो ट्विंस थे। ये कब बेटा? लगभग शादी के लगभग आफ्टर 2 ईयर के बाद। इसके बाद में क्या हुआ था? जो बेटा हैमनेट था वो किसी भी कारणवश हैमनेट की मृत्यु हो गई। हैमनेट की क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई किसी कारणवश। और ये लगभग कब हुई थी? 11 साल की उम्र में। कब हुई थी ये? 11 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। हैमनेट की, किसकी बेटा? हैमनेट की। 11 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है बेटा। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि सुसैना जो थी, सुसैना ने शादी कर ली। सुसैना की शादी हुई। सुसैना की शादी किससे हुई बेटा? सुसैना जो थी, सुसैना की जो शादी हुई थी बेटा, वो इन्होंने एक जो शादी करते हैं, 1 मिनट, हाँ, ये जो सुसैना थी, सुसैना ने शादी करी, किससे करी थी बेटा? जॉन हॉल से। किससे करी थी? जॉन हॉल से शादी कर ली सुसैना ने। और एक फिजिशियन था, जो फिजिशियन ने से 1607 में शादी कर ली बेटा जूडिथ ने। किसने? जूडिथ ने। ये जूडिथ ने शादी की। ये कौन थी? थॉमस क्विंसी। कौन थी? थॉमस क्विंसी थी। ये जूडिथ ने थॉमस क्विंसी से शादी कर ली विंटर 2 मंथ बिफोर शेक्सपियर्स डेथ। यानी बेटा क्या हुआ था कि इनके कुछ शादी से कुछ लगभग 2 मंथ पहले, यानी कि शेक्सपियर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। यानी कुछ अचानक से इनका कोई स्वास्थ्य बिगड़ा और इनकी क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। इसके बाद में बेटा हम देखते हैं कि डेथ के बारे में।
इसके बाद देखते हैं बेटा क्या होता है कि डेथ के बारे में सही से देखते हैं हम लोग। डेथ हुआ क्या, ये क्या हुआ, डेथ के बारे में देखें बेटा। तो ये देखो 23 अप्रैल, यानी कि जो इनकी बर्थ की डेट है वही इनकी मतलब कि डेथ की भी डेट मिलती है, यानी कि डेथ और बर्थ दोनों एक ही डेट में हुआ था, लेकिन ईयर अलग है, लेकिन मंथ भी बेटा सेम था, यानी कि मंथ भी एक संयोग था। ये मंथ भी क्या था बेटा, ये सेम ही था। इसमें देखा जाए बेटा तो ये देखो 23 अप्रैल, कब, 23 अप्रैल 1616, 23 अप्रैल 1616 को इनकी क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई। जो कितनी उम्र में थे, 52 साल की एज में। कितनी एज में उनकी मृत्यु हो गई बेटा, 52 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई थी, स्टेटफोर्ड में ही इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई बेटा, स्टेटफोर्ड में ही इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज वरीड, यानी कि कैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च, यानी कि इनको वरीड कहाँ गया था, इनको दफनाया गया था, वो बेटा होली ट्रिनिटी चर्च में ही इनको दफनाया गया था। कब दफनाया गया, 2 days आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उनकी मृत्यु के 2 दिन के बाद। मृत्यु के 2 दिन के बाद कहाँ दफनाया गया बेटा, इन्हें होली ट्रिनिटी चर्च में ही इनको दफनाया गया था। क्लियर बेटा। इसके बाद में हम देखते हैं कि उनके यानी कि द एपिटेफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीड्स, यानी कि उनके जो एपिटेफ था उस पर कुछ लिखा था, यानी कि उनका जो ग्रेव स्टोन यानी कि जो उनकी कब्र थी उस कब्र पे इन्होंने कुछ लिखवा रखा था। और वो किसके लिए लिखाया था, अपने फ्रेंड्स के लिए। कब, यानी किसके लिए, फ्रेंड्स के लिए। कौन थे जो उनके फ्रेंड्स थे, वो जीसस शेख फोरवियर थे। कौन, जीसस शेख फोरवियर, जीसस शेख थे, इनके लिए इन्होंने लिखाया था। क्या लिखाया था, टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हेयर, टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन एंड, और लिखाया था इन्होंने, इसके आगे था बेटा, क्या था, एंड, क्या था बेटा, एंड कस्ड बी ही दैट मूव्स बाई बोन्स, यानी कि इन्होंने अपने ग्रेव स्टोन के बारे में लिखाया था कि हमारी कब्र को कोई भी ना छेड़े, जो हमारी कब्र को या हमारी हड्डियों को छेड़े उस पर लानत आए। यानी कि बहुत मतलब ऐसा कुछ उन्होंने लिखाया था, यानी कि हमारी कब्र को कोई भी छेड़े ना, कोई भी परेशान ना करे, मुझे कोई भी मेरी हड्डियों को भी ना छेड़े, उस पर लानत आए, ऐसा कुछ उन्होंने लिखाया था। इसके बारे में बेटा हम बात करते हैं आगे, सॉब्रिक्यूट के बारे में बात करते हैं। इनके सॉब्रिक्यूट के बारे में बात करें तो शेक्सपियर इज आल्सो कॉल्ड वार्ड ऑफ एवन, यानी कि इन्हें वार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता था। ये फेमस हो गए थे बेटा, वार्ड ऑफ एवन के नाम से भी ये फेमस हो गए थे शेक्सपियर। ठीक है बेटा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इनकी बात करें तो बेटा इनकी ऑक्यूपेशन की बात करें, अगर इनकी ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें हम लोग, तो ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट थे, यानी जो इंग्लिश एलिजाबेथन एज है उसके पोइट थे, और ये एक्टर भी थे, यानी कि इन्होंने ड्रामाज में अपने रोल भी किए थे। और ये क्या है, रिनेसेंस प्ले राइट थे, यानी कि रिनेसेंस के क्या थे, ये प्ले राइट थे। ठीक है बेटा, ये इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। अब हम आगे चलते हैं बेटा, क्या है इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, यानी पॉइंट है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑथर, यानी शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो बेटा कहा जाता है बिटवीन 1585 टू 1902, यानी कि बिटवीन 1585 एंड 1592 बेटा कहा जाए तो इनका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैरियर जो था वो लंदन में एक एक्टर के रूप में स्टार्ट किया था। लंदन में एक्टर के रूप में स्टार्ट किया था, जो 1585 से 1592 के बाद स्टार्ट होता है। और इसे ये जो है 1585 से 1592 की एज है, इस एज को बेटा ये भी कहा जाता है शेक्सपियर की लोस्ट ईयर के नाम से भी जाना जाता है, शेक्सपियर के लोस्ट ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर इसके बीच में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, इसके बारे में कोई जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है बेटा यहाँ पे शेक्सपियर के बारे में। बिगिन एक सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज ए एक्टर राइटर एंड इन 1594 ही ज्वाइंड एज ए एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेंस,
यानी कि बेटा कहा जाए तो ये 1585 से लगभग इन्होंने स्टार्ट किया था, 92 से लगभग 1592 के आसपास इनकी एक लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बाद ही इनका कैरियर एक स्टार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा एक लंदन से स्टार्ट होता है। कहाँ से? लंदन से स्टार्ट होता है, एक सक्सेसफुल एक्टर के रूप में। और इसके बाद राइटर के रूप में बात करें, या फिर 1594 में इन्होंने फिर क्या किया था, इन्होंने 1594 में एक कंपनी ज्वाइन करी। क्या करा? कंपनी ज्वाइन करी, और उस कंपनी का नाम था द लॉर्ड चैम्बरलेंस। यानी कि ये कंपनी का नाम क्या था? लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, यानी लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन था। इस कंपनी का नाम था बेटा लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन। इसका काम क्या था? ये प्ले वगैरह जो थे उनको परफॉर्म करने का इनका काम था। बेटा ये क्या बात थी? ऐसा था पहले क्या हुआ करता था, एक जो प्ले वगैरह है इनको अगर परफॉर्म कोई व्यक्ति कर रहा था, अगर प्ले के बारे में कोई करता था तो इनको बहुत गलत काम माना जाता था, कुछ अच्छा नहीं मानते थे लोग। इन पे क्या करते थे? हमला कर देते थे, कभी इनसे उल्टा सीधा ये गलत चीज़ मानते थे। तो इसलिए ये क्या करते थे, किसी न किसी बड़ी फेमस पर्सनालिटी या किसी कंपनी या किसी नामी ग्रुप के अंडर में काम करते थे। उसमें काम करने से क्या होता था कि फिर उन्हें एक इज्जत मिल जाती थी, और जिससे कोई इन्हें परेशान नहीं करता था, और ये चलते थे। तो ऐसे एक लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन कंपनी थी, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया कब? 1594 में। और वहाँ से इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया एक प्ले के यानी ड्रामाटिस्ट के या एक्टर के रूप में। कहा जाए बेटा देखो, 1603 में ही ग्रुप वाज रीनेम्ड द किंग्स मैन आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। क्या हुआ था? रानी एलिजाबेथ थी, जैसी रानी एलिजाबेथ गद्दी से हटती है उसके बाद हमारे एक राजा आते हैं। कौन आते हैं? किंग्समैन। कौन आते हैं बेटा? एक राजा आते हैं इंग्लैंड में, और उनका नाम होता है किंग्समैन। क्या नाम होता है बेटा? किंग्स। उन राजा का नाम होता है किंग्स, ये उन राजा का जो नाम होता है वो होता है जेम्स फर्स्ट। क्या होता है? उन राजा का नाम होता है बेटा जेम्स फर्स्ट। जैसे ही जेम्स फर्स्ट आते हैं, जेम्स फर्स्ट क्या करते हैं, जो कंपनी होती है उस कंपनी का नाम चेंज करा देते हैं, और उस कंपनी का नाम चेंज करा के बेटा क्या कर देते हैं? नाम कर देते हैं किंग्समैन। उस कंपनी का नाम क्या कर देते हैं बेटा? किंग्समैन। जैसे ही 1603 में राजा किंग जेम्स आते हैं, और किंग जेम्स क्या करते हैं? उस कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं, और उस कंपनी का नाम क्या करते हैं? किंग जेम्स फर्स्ट आते हैं और कंपनी का नाम चेंज करके क्या रख देते हैं बेटा? किंग्समैन कर देते हैं। कब? 1603 में। ठीक है बेटा। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, क्या होता है? 1597 में ही फर्स्ट न्यू प्लेस इन स्टेटफोर्ड। यानी कि ये 1500 यानी बेटा कहा जाए तो ये 1597 में एक अपना नया घर खरीदते हैं। कहाँ? स्टेटफोर्ड में एक नया घर खरीदते हैं अपना स्टेटफोर्ड में। उस घर का जो नाम होता है बेटा वो होता है न्यू प्लेस। उस घर का नाम क्या होता है बेटा? न्यू प्लेस। उस घर का नाम होता है न्यू प्लेस नाम होता है। इस नाम से एक घर को खरीदते हैं। कब खरीदते हैं बेटा? ये खरीदते हैं 1597 में। ठीक है, 1597 में ये खरीदते हैं। फिर क्या होता है? इन 1599 बेटा 1599 की बात होती है। 1599 में ये जो कंपनी थी किंग्समैन जो था, या जो उन्होंने एक थिएटर बना जिसका नाम जाना गया बेटा ग्लोब थिएटर। क्या नाम था उसका? नाम जो था ग्लोब था। क्या नाम था? ग्लोब थिएटर था। ये ग्लोब थिएटर बना कर 1599 में इन्होंने क्या काम किया? इसमें हिस्सेदारी ले ली, पार्टनरशिप कर ली। इसके जो शेयर्स थे खुद खरीद लिया, और जो शेयर लिए इनके इन्होंने 1/10 शेयर्स के लिए खरीद लिए थे। यानी कि इस कंपनी कौन सी? ग्लोब थिएटर जो कंपनी थी वो ग्लोब थिएटर था, ग्लोब थिएटर के नाम से जाना गया। इसके क्या किए इन्होंने? शेयर्स खरीद लिए। कितने? 1/10। और ये इसके क्या हो गए? मेंबर हो गए, मेंबर बन गए। यानी कंपनी मेंबर्स बिल्ट देयर ऑन थिएटर ऑन द साउथ बैंक। यह कहाँ बना था? साउथ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स, यानी थेम्स रिवर, जो थेम्स रिवर के किनारे। कहाँ बेटा? ये थेम्स रिवर के किनारे, यानी थेम्स रिवर था इसके किनारे ये थिएटर को बनाया गया, जो ग्लोब के नाम से जाना गया। इसके बाद में बेटा क्या हुआ? इसके बाद हुआ बेटा ही बिकेम पार्ट ऑनर ऑफ द ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। ही एंड सेवरल पैटर्न्स, वन ऑफ देम वाज द हैंडसम गैलेंट अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। यानी क्या हुआ था? हेनरी रिजले टू whom many of his sonnets and poem are addressed। बेटे इसके बाद में जो हेनरी रिजले था, सॉरी एक मिनट,
हाँ, ये क्या बात क्या होती थी बेटा कि जो हेनरी रिजले थे, इनकी हेनरी रिजले के नाम से जानते थे, जो हेनरी रिजले थे, ये जो थे बेटा कहा जाए तो ये एक साउथ एम्पटन के नाम से, एक ब्यूटीफुल के हैंडसम व्यक्ति के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने बहुत सारे पोएम यानी बहुत सारी पोएम लिखी और कुछ सोनेट भी लिखे, पोएम और सोनेट लिखे। इन्होंने इन्हीं के लिए एड्रेस किया, किन के लिए? हेनरी रिजले जिन्हें अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इनके नाम से भी कुछ बहुत सारे सोनेट्स लिखे और बहुत सारी पोएम्स लिखी और इनके नाम से जानी गई, इनके लिए इन्होंने डेडिकेट की थी। बात करते हैं बेटा हम लोग अब 1623 की, यानी कि 1623 में जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, यानी कि जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, ये दो व्यक्ति थे। कौन थे? दो फ्रेंड्स थे, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। इन्हें हम हेमिंग्स और कॉन्डेल के नाम से भी जानते हैं बेटा। इन्होंने 1623 में टू फ्रेंड्स हिज फॉलो एक्टर ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड द फर्स्ट पोली, यानी कि बेटा कहा जाए तो ये जो दो फ्रेंड्स थे, कौन? एक जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल। इन दोनों ने 1623 में बेटा फर्स्ट फोलियो को लॉन्च किया। जो शेक्सपियर थे उनके जितने सारे प्लेस वगैरह थे उन सभी प्लेस को क्या किया? कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और उन प्ले को इकट्ठा करके उन्होंने एक बुक में पब्लिश करा दिया। एक बुक में क्या कर दिया? पब्लिश करा दिया कि इकट्ठे ही फोलियो में, जिसको क्या नाम जाना गया? फोलियो के नाम से जाना गया, फर्स्ट फोलियो के नाम से। जिसमें कहा जाए बेटा तो शेक्सपियर के 36 प्ले थे। कितने थे टोटल? इसके अंदर जो थे वो कितने? 36 प्ले थे। फर्स्ट फोलियो था, उस फर्स्ट फोलियो के अंदर कितने प्ले को पब्लिश किया गया था बेटा? 36 प्ले को पब्लिश किया गया था। इसमें से बेटा कहा जाए 36 प्ले को पब्लिश किया, लेकिन इसमें जो एक पेरिकल्स था जिसे हम लोग प्रिंस ऑफ टायर के नाम से भी जानते हैं, प्रिंस ऑफ टायर के नाम से भी जानते हैं, ये इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया गया था। जो भी शेक्सपियर के प्ले थे उनमें से सारे प्ले को कलेक्ट करके इसमें इकट्ठा किया गया था, लेकिन उनमें से जो एक प्ले था जिसका नाम था पेरिकल्स। क्या नाम था बेटा? पेरिकल्स, जिसे प्रिंस ऑफ टायर के नाम से भी जानते हैं, ये वाला इसके अंदर पब्लिश नहीं किया गया था। और यहाँ बाकी 36 प्ले को फर्स्ट फोलियो में इन्होंने पब्लिश किया था। इसके बाद में बेटा फर्स्ट फोलियो अराउंड 1519, ये लगभग 1590 के आसपास क्या हुआ? फिर उन्होंने लगभग 1590 के आसपास उन्होंने 154 सोनेट को पब्लिश किया। इसके बाद में शेक्सपियर के 1590 के आसपास उनके जो 154 सोनेट्स थे वो पब्लिश हुए, जिनके लिए बेटा कहा जाए तो किसने पब्लिश किया गया था? यानी कि ही रोट 154 सोनेट्स विच वर पब्लिश्ड कलेक्टिवली ऑन 20 मई 1609 वाज बाई थॉमस थॉर्प। यानी कि जो 1590 के आसपास 154 सोनेट किसने लिखे थे? जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे बेटा। उनके लिए लगभग 1609 में थॉमस थॉर्प थे, इन्होंने, यानी कि ये थॉमस थॉर्प ये थे, इन्होंने लगभग 20 मई 1609, कब? 1609 में, 20 मई 1609 में किसने? थॉमस थॉर्प ने इनके जो सोनेट थे उनको क्या किया गया था बेटा? पब्लिश किया था। तो ये इनके सोनेट के बारे में। सोनेट कब? लगभग जो 1590 के आसपास लिखे गए थे। कितने सोनेट लिखे थे? 154 सोनेट लिखे थे, जिनके लिए पब्लिश कब किया गया था बेटा? 20 मई 1609 को किसने किया था? थॉमस थॉर्प ने इनको पब्लिश किया था। इसके बाद आगे बेटा बात करते हैं हम लोग। क्या होता है कि शेक्सपियर डिपेंडेड मेनली ऑन हॉलिंसैंड क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। यानी कि ये जो मेनली डिपेंड थे, यानी शेक्सपियर वो किस पे डिपेंड थे? यानी कि हॉलिंसैंड्स एक शहर है, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इनमें क्या थे? इस पे क्या थे ये लोग? ये शेक्सपियर जो थे डिपेंड थे। एंड आल्सो ऑन सर थॉमस नॉर्थ,
और थॉमस नॉर्थ जो थे 1579 में ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च पैराडाइज लाइफ। इनकी सबसे पहले 1597 में प्लूटार्च को क्या किया गया था, प्लूटार्च किया गया था, यानी ट्रांसलेट ऑफ प्लूटार्च किया गया था पैराडाइज लाइफ के रूप में, पैराडाइज लाइफ के रूप में। हम बात करते हैं बेटा लव्स लेवर्स लॉस्ट। इनके कुछ और पॉइंट आगे देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट है उनमें देखते हैं हम लोग बेटा क्या है। Love's Labour Lost, A Midsummer Night's Dream, The Merry Wives of Windsor and The Tempest are Shakespeare's originally plots। इनकी अगर इनकी ओरिजिनल प्लॉट की बात करें, अगर इनके ओरिजिनल प्लॉट के पूछा जाए अगर आपसे, तो इसमें ये आपके एक आता है लव्स लेबर लॉस्ट, ओरिजिनल प्लॉट में आता है। इसके बाद ए मिडसमर नाइट्स आता है, ये इनका ओरिजिनल प्लॉट माना जाता है। इसके बाद में एक आता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, और ये पूरा ही है मिडसमर नाइट्स ड्रीम है। इसके बाद में अगला आता है हमारा द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, और इसके बाद में द टेम्पेस्ट। ये इनके ओरिजिनल प्लॉट है, इनके क्या है, शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट है। ओरिजिनल प्लॉट की बात करें तो ये इनके अंदर एक आता है हमारा लव्स लेवर्स लॉस्ट, दूसरा आता है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तीसरा आता है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, चौथा आता है हमारा द टेम्पेस्ट। यानी ये चार जो है इनके मेन ओरिजिनल प्लॉट हैं बेटा। इसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं हम लोग। इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी थी, इन्होंने शेक्सपियर ने ट्रेजेडी लिखी थी, उनमें से ये इनकी 4 ट्रेजेडी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम देखेंगे। हैमलेट एक सबसे पहले, इनका एक सीक्वेंस भी हमें याद रखना है। सबसे पहले जो ट्रेजेडी आई वो हैमलेट थी, इसके बाद में ओथेलो था, हैमलेट के बाद हैमलेट आया, इसके बाद बेटा हमारा है ओथेलो आया, ओथेलो के बाद दूसरा आया हमारा किंग लियर आया। कौन सा आया ये, किंग लियर आया, और इसके बाद आया बेटा मैकबेथ। हमें याद रखना है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो ये इनके 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। यानी कौन कौन सी है, एक हैमलेट है, एक ओथेलो है, फिर किंग लियर है, फिर मैकबेथ है। इनकी 4 ये ग्रेट ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं इनकी 4 कॉमेडीज़ भी हैं। इनकी 4 क्या हैं, कॉमेडीज़ भी हैं। इसमें सबसे पहली जो कॉमेडी है मच एडो अबाउट नथिंग, पहली कॉमेडी है। दूसरी कॉमेडी है 12 नाइट है, दूसरी कॉमेडी हमारी 12 नाइट है। तीसरी कॉमेडी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तीसरी कॉमेडी है बेटा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके बाद चौथी कॉमेडी है एज यू लाइक इट। 4 हमें कॉमेडी इनकी याद रखनी है, ग्रेट कॉमेडी है इनकी, बहुत ही ग्रेट कॉमेडी है। कौन है, नंबर 1 है हमारा मच एडो अबाउट नथिंग, दूसरा हमारा 12 नाइट, तीसरा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, चौथा है एज यू लाइक इट। ठीक है बेटा, ये 4 हमें इनकी ग्रेट कॉमेडी याद रखनी। कौन सी, मच एडो अबाउट नथिंग, 12 नाइट, तीसरी है हमारी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, चौथी है एज यू लाइक इट। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसकी कुछ रोमन प्ले। इनके कुछ रोमन प्ले हैं, जो रोमन प्ले की बात करते हैं बेटा, इनको भी हमें याद रखना है। रोमन प्ले है, पहला है बेटा कोरियोलेनस, पहला हमारा जो रोमन प्ले है इनका वो है कोरियोलेनस, इसको याद रखना है। फिर इसके बाद में बेटा दूसरा है हमारा जूलियस सीजर, दूसरी जूलियस सीजर है। तीसरा है एंटनी एंड, तीसरा है इनका बेटा, अभी एक मिनट, तीसरा है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, तीसरा है इनका एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ठीक है बेटा, इनके 3 यानी कि 3 इनके रोमन प्ले हैं। कौन कौन से, कोरियोलेनस, जूलियस सीजर और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। यानी कि कौन कौन से हो गए, कोरियोलेनस, जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इनको हमको 3 को याद रखना है आपको बेटा। ठीक है, इसके बाद में बेटा हम लोग और थोड़े से कुछ प्लेस की बात करें। इनके कुछ और प्ले हैं जिनमें से इनके देखो ड्रामेटिक रोमांसेस,
जो इनके ड्रामेटिक रोमांसेस की बात करें, हम ड्रामेटिक रोमांसेस में हैं उनके हिज लास्ट 4 प्ले आर ट्रेजिक कॉमेडीज। इनके जो ड्रामेटिक रोमांसेस की बात करें तो इनके 4 लास्ट के जो 4 प्ले हैं, इनके जो लास्ट के बिल्कुल 4 प्ले हैं जिन्हें हम लोग ट्रेजिक कॉमेडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजिक कॉमेडीज बोलते हैं। ट्रेजिक कॉमेडीज में हमारे बेटा कौन कौन से आते हैं? एक आता है पेरिकल्स आता है, दूसरा आता है सैम्बलिन आता है, पेरिकल्स सैम्बलिन आता है, फिर तीसरा आता है द विंटर्स टेल आता है एंड अगला आता है हमारा द टेम्पेस्ट। यानी कि हमारे कितने आ जाते हैं? एक आता है हमारा पेरिकल्स, दूसरा आता है सैम्बलिन, तीसरा आता है विंटर्स टेल और चौथा आता है द टेम्पेस्ट। यानी कि इनके 4 ट्रेजिक कॉमेडीज हैं, इनमें हमें याद रखना है जो लास्ट हैं इनमें से कौन कौन से हमारे पेरिकल्स है एक, दूसरा सैम्बलिन है, तीसरा हमारा द विंटर्स टेल है, चौथा हमारा द टेम्पेस्ट है। ये हमारे 4 हमारे क्या हो गए बेटा? ट्रेजिक कॉमेडीज हो गई, 4 ट्रेजिक कॉमेडी हो गई। इनके बाद में बेटा हम थोड़ा सा और कुछ आगे देखते हैं। इसके बाद में आता है 1896। कब? 1896 में फ्रेडरिक एस बोस। ये एक एस बोस इनकी मतलब कोई थे, फ्रेंड्स वगैरह थे। ये कौन थे? 1996 में फ्रेडरिक एस बोस थे। इन्होंने एक टर्म को कंसिडर किया, यानी कि एक टर्म को जनरेट किया, जनरेट किया और उस टर्म का नाम था जो था यानी कि प्रॉब्लम। क्या था? प्रॉब्लम प्लेस। यानी कि उस टर्म का इन्होंने नाम दिया प्रॉब्लम प्लेस। उस टर्म का नाम दिया इन्होंने प्रॉब्लम प्लेस, जो जिसके अंदर इनके कुछ प्लेस आए और वो कितने प्लेस थे बेटा? 3 प्ले थे। कौन कौन से बेटा? 3 प्ले थे इनके। और उन 3 प्ले की बात अगर हम करें बेटा तो इनमें से नंबर 1 था इनका ये है आपका, सॉरी, एक है ऑल्स विल दैट एंड्स एंड विल। ये इसके बाद में बेटा था मेजर फॉर मेजर और इसके बाद में हमारा जो लास्ट था वो था ट्रायलिस एंड क्रेसिडा। लास्ट था जो हमारा ट्रायलिस एंड क्रेसिडा था बेटा। ये इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। इससे आगे के जो पॉइंट है हम लोग आगे देखेंगे और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और बाकी आगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपको और भी पॉइंट दे देंगे। हम धीरे धीरे ऐसे करके काफ़ी कुछ सीखेंगे और अगर समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नए हैं तो। और आगे हमारी वीडियो को आगे से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक भी करें और अच्छे कमेंट भी करें। बताएं आप कि आपको कहाँ क्या अच्छा लगता है, तो जिससे हमारा और भी हौसला बूस्ट हो, जिससे हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे पाएँ। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।